नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। प्यारे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पहले चैप्टर जैव-वर्गक्रम की 50 बीबी ऑब्जेक्टिव्स का, जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत संभावना रखता है। तो हम पहले प्रश्न से बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी होती है, मध्यम होती है, सबसे अधिक लंबी होती है। तो ये आपका हो जाएगा कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो अधिक लंबी होती है। यदि किसी को पता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है मीटर में, तो वो कमेंट कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। यानी मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है। तो ये आपका हो जाएगा कि विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो ये विसरण नहीं, प्रासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये प्रासरण के द्वारा होता है। मुख गुहा का पिछला भाग है, यानी कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या है। तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है। क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। तो क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य है कि अवशोषण सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण सतही क्षेत्रफल घटाना, ठीक है। छठा प्रश्न है कि जूल में कितनी कैलोरी होती है। जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो जूल में 0.21 कैलोरी होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों को ऑक्सीजन जल से मिलती है। किससे मिलती है, जल से मिलती है। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है। तो बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, ये आपका कहलाता है अंतःश्वसन। क्या कहलाता है, तो अंतःश्वसन निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, निःश्वसन। 10 नंबर प्रश्न है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह किधर से होता है, बाएं अलिंद से दाएं अलिंद की ओर या दाएं अलिंद से दाएं नीले की ओर। दाएं अलिंद से बाएं नीले की ओर या ए और बी दोनों। तो ये आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि बाएं अलिंद से बाएं नीले और दाएं अलिंद से दाएं नीले की ओर होता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या को कहते हैं, यानी कि उच्च रक्तचाप को हम क्या कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। कहता है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर रूप में जाना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो किसी को भी डोनेट कर सकता है। यह है आपका रक्त समूह ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ रक्त समूह। 13 नंबर प्रश्न, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित क्या पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में श्वेत रक्त कणिका भी पाई जाती है, लाल रक्त कणिका भी पाई जाती है और रक्त पट्टिकाणु भी पाई जाती है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से सभी, ठीक है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, यानी कि दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है। तो दोहरा परिसंचरण आपको मछली में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, तो मछली में नहीं पाया जाता है। उसके बाद है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण पीसीटी में होता है। किसमें होता है, पीसीटी में होता है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो ये आपको यकृत से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है, तो यकृत से प्रवेश करता है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जो शरीर से बाहर निकालता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं या उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका उत्सर्जन तंत्र। 18 नंबर प्रश्न की ओर,
कहता है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा करता है। कैसे करता है? विसरण द्वारा करता है। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न। कहाँ गया 19? हाँ, परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। परजीवी पौधों का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये अमरबेल का पौधा, जो कि परजीवी प्रकार का पौधा होता है। 21 नंबर प्रश्न, मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? तो ये आपका क्या बनता है? ये आपका एक प्रकार का श्वसन तंत्र बनता है, ठीक है, जिससे कि हम श्वास ले पाते हैं। आपको पता है कि सांस लेने में फेफड़ा का भी मदद होता है, ट्रेकिया का भी मदद होता है, नासिक छिद्र का भी मदद होता है और लैरिक्स का भी मदद होता है, यानी कि ये सभी एक श्वसन तंत्र हैं, तो ये सभी श्वसन तंत्र ही कहलाएंगे, ठीक है। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो वाष्प के रूप में निष्कासन ये क्या कहलाएगा? तो वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। आप ऐसे भी याद रखते हैं, एटीपी यानी 3 अक्षर का वर्ड है, तो फास्फेट की संख्या भी 3 होती है, ठीक है। उसके बाद है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है कि कोशिकीय ईंधन कौन हो जाएगा? तो ये होगा आपका ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा कि रक्त विषाणु। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, रक्त विषाणु। अगला है आपका स्वस्थ व्यक्ति को सिस्टोलिक चाप रक्तचाप होता है, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो वो आपका 120 mm Hg होता है। कितना होता है? 120 mm Hg होता है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त घटक हो जाएगा आपका, ये आपका आरबीसी होगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये आरबीसी होगा। आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैव प्रक्रम से लगभग मानो 5 से 7 नंबर का प्रश्न आता ही है, केवल यहाँ से एक चैप्टर से। 28 नंबर प्रश्न है कि कामरूप परिशेषिक किसका अंग है? कामरूप परिशेषिक किसका अंग है? तो ये हो जाएगा आहार नाल का अंग है। किसका अंग है? आहार नाल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाता है, यानी कि प्रकाश की ओर, तो ये हो जाएगा आपका प्रकाशानुवर्तन। जल की ओर जलानुवर्तन और पृथ्वी यानी कि धरती की ओर गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। उसके बाद है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धित प्रदर्शित करने वाला कौन सा रसायन है? ये आपका हो जाएगा डीडीटी। कौन है? तो डीडीटी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। क्या है? गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो पौधा का जो उत्सर्जी पदार्थ, ये टैनिन, गोंद, रेजिन, ये तीनों है। किसी पौधे से गंध निकलता है, किसी पौधे से रेजिन निकलता है और किसी पौधे से टैनिन भी निकलता है। तो आपका हो जाएगा कि इनमें से सभी हैं, ठीक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद आपको पता होगा कि आपकी अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, और अमीबा अपना भोजन इसी से पकड़ता है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन भी इसी से पकड़ता है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, कभी भी, सुबह या शाम। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तो इसलिए दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। 35 नंबर प्रश्न कहता है क्लोरोफिल वर्णक रंग
क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो ये आपका हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से एक रोग होता है। एक रोग होता है, वह कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है कि रक्त में आयरन की यानी कि लोहे की कमी से आपको एनीमिया रोग हो सकती है। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं मृतजीवी। कौन सा विधि होता है? तो मृतजीवी होता है पोषण का विधि। अगले प्रश्न की कहते हैं ऑक्जीन है। ऑक्जीन कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा ऑक्जीन? तो ऑक्जीन हम हार्मोन को ही कहते हैं। ऑक्जीन कौन सा हो जाएगा? आपका हार्मोन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? ये 38 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो ये एक प्रकार का उत्सर्जन तंत्र है, यानी कि ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न, स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूरज के प्रकाश भी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूरज का प्रकाश भी आवश्यक है। 40 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस प्रकार बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा कि क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके बाद आप 42 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं, बस 8 प्रश्न ही बचा है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो विश्राम की अवस्था यानी कि जब आप आराम कर रहे होते हो तो उस अवस्था में आपका हृदय 1 मिनट में मात्र 72 बार ही धड़कता है। वैसे आपका 120 मिनट HG रक्तचाप होता है वो। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा कैसे होता है? तो पौधों में जाइलम द्वारा जो होता है वो आपका होता है ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि वो खनिज लवण को ऊपर पहुंचाता है जाइलम। ठीक है। जैतन, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अभी आपको मैं बताया था कि वो कुटपाद से पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद से पकड़ता है। उसके बाद है कि मनुष्य में मुख्य प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वृक्क। कौन सा है? तो वृक्क। उसके बाद जाइलम की बात होगी। अब ये प्रश्न कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के जो पूर्ण पाचन का स्थल हो जाएगा वो आपका होगा छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसे अक्षुद ऐसा होता है अक्षुद्रांत। ठीक है, अक्षुद्रांत या छोटी आंत हो या अक्षुद्रांत, जो भी हो आपको टिक करके आना है। 48 नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कॉकरोच में। ठीक है, किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, यानी कि किस परजीवी के कारण मलेरिया होता है? ठीक है, आपको बताना है कि किस परजीवी के कारण मलेरिया होता है। तो ये आपका हो जाएगा किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि हमारे शरीर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो हमारे शरीर में जो वो कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का नियंत्रण करता है? ये आपका हो जाएगा थायरोक्सिन। कौन करता है? तो थायरोक्सिन करता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? तो आपका ऑप्शन बी है, यानी कि रंध्र में हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता है। हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता है। ठीक। अगली प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? तो ये हीमोग्लोबिन है। कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन। तो ये आपके लगभग 53 क्वेश्चन हो गए थे आपका। ठीक है, तो कल मैं बायोलॉजी का पूरे के पूरे लगभग 200 मानो 300 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरा समझाऊंगा। यदि आप वो ऑब्जेक्टिव पढ़ के या याद कर लोगे तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो कल सुबह में देखना नहीं भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।